अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। FTIR स्टैंड्स फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंफ्रारेड रेडिएशन का सैंपल के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। ये सैंपल सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म तीनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकता है। अब हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जब हम कोई भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं डिटेक्टर से एम्पलीफायर में, जब सिग्नल जाता है, पूरी हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक IR की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक अप्लाई करने के बाद तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उस स्पेक्ट्रम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास FTIR का स्पेक्ट्रम आ जाता है। FTIR जो है उसके फ़ायदे हैं हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की निस्बत, लेकिन जो इनका बेसिक प्रिंसिपल है IR रेडिएशन का, जो सैंपल के साथ इंटरेक्शन होता है वो एक जैसा होता है। जब हम IR रेडिएशंस की बात करते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर काफ़ी सारे बैंड्स मौजूद हैं, गैमा रेज से लेकर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स तक। तो उसमें हमारे पास जो हमारे पास रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, वो लाई करती हैं विजिबल रीजन और माइक्रोवेव रीजन के दरमियान। इसीलिए हमारे पास इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और एनर्जी जो है वो कम होती है। इसके अलावा हमारे पास IR रेडिएशन के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। मिड रीजन है, नियर इंफ्रारेड रीजन है, फार इंफ्रारेड रीजन है। उसमें जो मिडल इंफ्रारेड रीजन है वो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का जो है बायस बनता है। और इसके अलावा हमारे पास जो मिड IR रीजन है उसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वाली हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन कॉज करती हैं बॉन्ड्स के दरमियान, इसलिए हम इसको वाइब्रेशनल रीजन भी कहते हैं और ये यूज़फुल होता है किसी भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए। इसके अलावा हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन भी होता है, जिस तरह से इस फिगर में हम देख सकते हैं। ये वो रीजन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है वो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होती हैं जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन को बताती हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास स्पेक्ट्रम शो होता है। उससे हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, इसलिए हम इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो लाई करती है वो होती है 400, हमारे पास वेवलेंथ होती है 400 सेंटीमीटर इन्वर्स से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स की रेंज में। जब हम IR एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, इनके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट तरह की मोशंस होती हैं। ट्रांसलेशनली मूव करते हैं, रोटेशनली मूव करते हैं या वाइब्रेशनली मूव करते हैं। तो हमारे पास जो वाइब्रेशनल मोशन होती है वो इम्पॉर्टेंट है IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन के लिए। हम ये कहते हैं कि IR रेडिएशन तब एब्जॉर्ब होती है जब IR रेडिएशन इनकमिंग जो सोर्स से आ रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए हमारे पास जो एटम्स सैंपल के अंदर मौजूद हैं उनके बॉन्ड्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो हम कहते हैं कि इस सैंपल ने IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और पैरामीटर भी होता है जो कि है डायपोल मोमेंट। हम ये कहते हैं कि एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को उस वक्त एब्जॉर्ब करते हैं जब इनकी एटम्स का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ। लेकिन एक और भी शर्त है हमारे पास, वो ये है कि डायपोल मोमेंट, जो भी एटम्स जो हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे उनके अंदर हमेशा डायपोल मोमेंट की वैल्यू मौजूद होगी। ज़ीरो नहीं होगा डायपोल मोमेंट, कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। डायपोल मोमेंट हमारे पास तभी क्रिएट होता है जब हमारे पास बॉन्ड्स जो हैं वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के एटम्स के दरमियान मौजूद हो। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट करता रहता है। वो IR रेडिएशन एब्जॉर्ब तब करता है जबकि उसके अंदर डायपोल मोमेंट भी मौजूद हो और जब उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएं। तो एब्जॉर्प्शन उसी वक्त होती है जब IR फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो वाइब्रेशंस होती हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि वो किस तरह से फ्रीली मूव कर सकते हैं सैम्पल के अंदर। वो फ्री मूवमेंट उनकी वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन से ज़ाहिर होती है। आईआर एब्जॉर्प्शन में वाइब्रेशनल मोशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम उसकी वाइब्रेशन को देखें तो उसके लिए हमें ये पता चलता है कि लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर 3n-5 का फार्मूला से हमें पता चलता है कि इसमें कितनी टाइप की वाइब्रेशन हमारे पास हो सकती है। हमारे पास जो वाइब्रेशन हो सकती है इसमें है कि लीनियर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर डायपोल मोमेंट भी मौजूद हो, फॉर एग्जांपल HCl। तो HCl के अंदर दो तरह के एटम्स मौजूद हैं। 3n-5 फार्मूला के अंदर अगर हम इसको पुट करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। ये आंसर जो 1 आता है इससे हमें ये पता चलता है कि HCl मॉलिक्यूल के अंदर एक तरह की वाइब्रेशन मौजूद है। अब अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके अंदर डायपोल मोमेंट मौजूद हो, उनकी भी हम ये n की वैल्यूज़ पुट करके तो उसकी वाइब्रेशन की कितनी तरह की हो सकती हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था कि हमारे पास वाइब्रेशन कितनी तरह की होती हैं। अब वाइब्रेशन होती कितनी टाइप्स की हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है 2 टाइप्स में। एक होती है वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग और एक होती है बेंडिंग। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो कि आईआर रेडिएशन की वजह से होती हैं, उसमें अगर हम बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड डिस्टेंस चेंज हो रहा हो या बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही हो तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है उसको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और जो कि मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के दरमियान एंगल्स मौजूद हों, अगर उनके अंदर चेंजेस आ रही हों वाइब्रेशन से तो उनको बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशंस आगे फर्दर हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेशन किसी भी AX2 टाइप के मॉलिक्यूल में किस तरह की होती हैं। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वो होती है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये A मॉलिक्यूल है, येलो बॉल से जो शो हो रहा है ये एक X मॉलिक्यूल है, ये दूसरा X एटम है, सॉरी। और इसी तरह से हमारे पास ये भी एक X एटम है, ये भी X एटम है और ये A एटम है। अब यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेच में दोनों में सेम तरह का जो वाइब्रेशन हो रही होती है, बॉन्ड डिस्टेंस इक्वली दोनों साइड पे जो है वो स्ट्रेच और कंप्रेस होता है। जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेच में किसी भी एक बॉन्ड के अंदर स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है और दूसरे में कम होती है, इसीलिए इनको एक को एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक को सिमेट्रिक स्ट्रेच कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं उसमें हमारे पास सीजरिंग और रॉकिंग वाइब्रेशंस जो होती हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हो रही होती हैं। सीजरिंग वाइब्रेशन कैंचीनुमा होती हैं या एक ही प्लेन में टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही होती हैं एक दूसरे की तरफ, जबकि रॉकिंग वाइब्रेशंस टू एंड फ्रो मोशन जिस तरह से हमारे पास पेंडुलम मूव करता है उस तरह से रॉकिंग वाइब्रेशंस इनकी हो रही होती हैं एक ही प्लेन में। हमारे पास जो ट्विस्टिंग होती हैं वो इन एंड आउट ऑफ द प्लेन जो है मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट करते हैं इनके एंगल्स। ये देखें, एक पीछे जा रहा है और एक आगे प्लेन से बाहर निकल रहा है, इन एंड आउट ऑफ द प्लेन। जबकि हमारे पास जो वैगिंग होती है उसमें भी टू एंड फ्रो होता है मोशन, बॉन्ड की एंगल के दरमियान जो वाइब्रेशन होती है टू एंड फ्रो होता है। एक दोनों ही बॉन्ड्स जो हैं AX2 मॉलिक्यूल में इन एंड आउट प्लेन से मूव करते हैं। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। अब हमारे पास जो वाइब्रेशन मोड्स हैं, हम कहते हैं बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल दैट इज चेंजिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इनकमिंग रेडिएशन फॉर द एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड। ये बेसिकली हमारे पास आईआर की एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल है। अच्छा, हमारे पास जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड्स होते हैं इनसे हमारे पास आईआर एब्जॉर्प्शन जो है वो होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके अंदर डाइपोल मोमेंट भी मौजूद है, डिफरेंट वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसलिए हम इनको आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लें हम उन्हें आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कहेंगे। अब हमारे पास जो इनकी स्ट्रेंथ है
कि एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कौन सी होती हैं, लोवेस्ट वाली कौन सी होती हैं। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे कम बेंडिंग की होती हैं हमारे पास। इन सब को कलेक्टिवली हम फंडामेंटल एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। इन्हीं एब्जॉर्प्शंस की वजह से हमारे पास IR स्पेक्ट्रम जो है वो हमें ऑब्टेन होता है जब वो सैम्पल से इंटरेक्ट करता है। अब हमारे पास चूँकि कोई भी मॉलिक्यूल हो, सिंपल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, किसी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आपस में कोइंसाइड भी कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रम एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम जो डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन के कॉम्बिनेशन से आता है, उनको हम 3 तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं ओवरटोन्स, एक है कॉम्बिनेशन बैंड्स और एक है डिफरेंस बैंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर उनका कोई इंटेग्रल मल्टीपल बन जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम किसी स्ट्रिंग को गिटार की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को बजाते हैं, तो वो जो एक हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जब दूसरी स्ट्रिंग के साथ टकराती है तो वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर देती हैं, एक दूसरे के इंटेग्रल मल्टीपल बन जाती हैं। फ्रीक्वेंसी एक 2 टाइम्स होती है, फिर 4 टाइम्स हो सकती है, फिर 8 टाइम्स, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आपस में मर्ज हो जाती हैं। ये जिसकी वजह से होता है उसको ओवरटोन्स कहते हैं। इसीलिए इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन बैंड होते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं, और डिफरेंस बैंड में हमारे पास डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे पैटर्न्स जो हैं इमर्ज हो जाते हैं वाइब्रेशन की वजह से, ये स्पेक्ट्रम को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मोस्टली ये फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है उसमें इस तरह के सारे पैटर्न ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो IR रेडिएशन की एनर्जी है बेसिकली एक स्प्रिंग की तरह मूव करता है, जो बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा होता है एटम के मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनमें है, ठीक है। तो हम उसमें उसको ये कह देते हैं कि स्प्रिंग की तरह मूव करता है, तो उसके अंदर एक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और उसके ऊपर हुक्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो हम अपना इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम इस तरह से ऑब्टेन करते हैं, या हमारी कोशिश ये होती है कि हम वेवलेंथ की बजाय फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इसका और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम अगर उसको अप्लाई करें तो हमारे पास एनर्जी जो बॉन्ड की ऑसिलेशंस की वजह से होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है h म्यू के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स दैट आर ऑसिलेटिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये डिपेंड करती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कि फोर्स कांस्टेंट के ज़रिए हमें शो होता है, और हमारे पास उनके मैसेस के ऊपर, जो एटम का मैस और एटम की जो बॉन्ड्स बनाई हुई हैं उनकी स्ट्रेंथ। ये 2 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि IR एब्जॉर्प्शंस कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी या वीक होंगी। अब हम इस फार्मूला के मुताबिक देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेव नंबर है, वेव नंबर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। म्यू है रिड्यूस्ड मास, जो कि M1 M2 यानी कि एटम 2 एटम्स हों तो उनके मैसेस के प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं उनके मैसेस की एडिशन से। तो ये रिड्यूस्ड मास और वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो हम इस बेसिस के ऊपर ये कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस या पैटर्न्स जो हमारे पास आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एटम का मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज कंपैरेटिवली कम होंगी, क्योंकि हमारे पास वेव नंबर और मैसेस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। और हमारे पास बॉन्ड जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि K से डिनोट हो रहा है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट, उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज भी ज़्यादा इंटेंस होंगी, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह से हमारे पास IR रेडिएशन है, वो बॉन्ड्स को किस तरह से अफेक्ट करती हैं। मैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है एज द मैस इंक्रीज वेव नंबर डिक्रीजेस। इसी तरह से केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी वेव नंबर इंक्रीज होगा।
और इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट हमारे पास फिनोमेना है हाइब्रिडाइजेशन के और रेजोनेंस के, जो आगे आगे फर्दर डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें जो बॉन्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होंगे और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, उस केस में हम ये कहते हैं कि बॉन्ड्स जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन की जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। और उसके बाद हमारे पास sp2 और sp3। अगर हम खुद भी देखें sp में हमारे पास बॉन्ड्स जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद हो, फॉर एग्जांपल इथाइन है तो उसमें कार्बन के अंदर 3 तरह के बॉन्ड्स मौजूद हैं, एल्कीन के अंदर sp2 में हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स मौजूद हैं, और हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन इथेन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं कार्बन के। तो बॉन्ड की जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। और रेजोनेंस से हमें ये पता चलता है कि कॉन्जुगेशन लोवर्स द एनर्जी टू वाइब्रेट बॉन्ड, क्योंकि कॉन्जुगेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली डीलोकलाइज्ड होते हैं। अब हमारे पास जो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो 2 टाइप्स का होता है, डिस्पर्सिव जो कि आईआर रेडिएशंस को डिस्पर्स करेगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वही आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसके ऊपर हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है वो अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम FTIR कहते हैं। अब हमारे पास जो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट उसी डिज़ाइन के ऊपर ही बिल्ट अप हुए होते हैं जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, बस जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका सीक्वेंस चेंज हुआ होता है, डिपेंड करता है आईआर की रेडिएशन की एनर्जी और यूवी की रेडिएशन की एनर्जी डिफरेंट है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंस ये आ जाता है कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में हम सोर्स के बाद मोनोक्रोमेटर्स जो है वो रखते थे, फिर सैंपल आता था। यहाँ पे हमारे पास सोर्स के बाद सैंपल आ जाता है, उसके बाद हम मोनोक्रोमेटर्स रखते हैं, क्योंकि आईआर रेडिएशन की जो एनर्जी है वो हमारे पास कम होती है एज़ कम्पेयर टू यूवी विजिबल। तो यहाँ पे लिखा है डबल बीम इन टाइम डिज़ाइन की बेसिस पे बने होते हैं डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। सेल कंपार्टमेंट इज़ यूजुअली लोकेटेड बिटवीन द सोर्स एंड द मोनोक्रोमेटर, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो सॉल्ट्स वगैरह के बने हुए होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके अंदर हम कोई डिस्पर्सिव एलिमेंट मोनोक्रोमेटर यूज़ नहीं करते, बल्कि उसके अंदर हम इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं जो कि इंटरफेरेंस की बेसिस पे हमें स्पेक्ट्रम शो करता है। और इंटरफेरेंस की बेस जो इंटरफेरेंस होती है उससे हमारे पास वो इंटरफेरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो वो सैंपल में से पास होती है। और इसी तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हर तरह की वेवलेंथ्स को डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम मोनोक्रोमेटर यूज़ नहीं करें। मोनोक्रोमेटर जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्लिट्स भी लगी हुई हों, ग्रेटिंग यूज़ हो रही हो, तो उसमें से जो हाई इंटेंसिटी की होती हैं मोनोक्रोमेटर ने चूज़ करना होता है लाइट को, वो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन में से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस यूज़ करता है, हाई इंटेंसिटी वाली, और एग्जिट स्टेट में से उन्हीं को पास करवाता है। सो सारी रेडिएशंस पास नहीं होती, जबकि FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सारी वेवलेंथ्स डिटेक्ट होती हैं और साइमल्टेनियसली सारी ही मेजर कर देता है ये। अब इसके अंदर का डिज़ाइन इस तरह से शो किया है। यहाँ पे हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोमीटर फोटोमीटर की बात करें तो उसमें हमारे पास सोर्स जो है उसके आगे बीम स्प्लिटर लगा होता है। ये बीम स्प्लिटर जो है इसके आगे फर्दर मूविंग मिरर और एक फिक्स्ड मिरर अटैच होता है। जो मूविंग मिरर होता है उस सोर्स से जो मूविंग मिरर की तरफ लाइट जाती है और उसकी वेवलेंथ चेंज होती रहती है, जबकि जो फिक्स्ड मिरर की तरफ जाती है उसकी वेवलेंथ सेम रहती है। जब मूविंग मिरर जो है उसकी वेवलेंथ जो है कम या ज़्यादा होती है और फिक्स्ड मिरर की यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है आगे सैंपल सेल की तरफ मूव करती है, तो इन दोनों बीम्स के अंदर पाथ डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस पाथ डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो जो हमारे पास 2 वेवलेंथ्स आती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं।
अगर इनके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है और वही आगे डिटेक्टर पे पहुंचता है, सैंपल से पास हो गए। अगर इनके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो सिग्नल आगे डिटेक्टर पर नहीं पहुंचेगा। और हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब हमारे पास IR रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे पास सैंपल के जो अंदर एटम्स मौजूद हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। तो जिनकी मैच करेगी उन्हीं के ही हमारे पास वेवलेंथ्स जो है उनके एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस प्रोसेस को हम ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, बीम स्प्लिटर, मूविंग मिरर, फिक्स्ड मिरर, ये बेसिकली एक डिवाइस है जिसको हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं। इसीलिए इंटरफेरोमीटर के अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है और इंटरफेरोमीट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। इसी तरह से हम कहते हैं कि इंटरफेरोमीटर यूज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न्स दैट कंटेन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो सोर्सेज वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो स्लाइड पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको सोर्सेज बताए थे IR के भी, नरनश ग्लोवर है, ग्लोबर है हमारे पास, तो वही यूज़ होते हैं FTIR के अंदर भी, जो डिस्पर्सिव में यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसके जो डिटेक्टर्स या ट्रांसड्यूसर हैं ये हमारे पास ट्राइग्लाइसिन सल्फेट या पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स और फोटो कंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स इनके बने हुए होते हैं। इंटरफेरोग्राम हमारे पास वो वेव फॉर्म आती है, वो स्पेक्ट्रम आता है जो कि इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास ऑब्टेन होता है। इन एन FTIR द डिज़ाइन ऑफ द ऑप्टिकल पाथवे प्रोड्यूसेस पैटर्न कॉल्ड इंटरफेरोग्राम। FTIR स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करके जो हमारे पास IR स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसको हम इंटरफेरोग्राम कहते हैं। ये इंटरफेरोग्राम एक सिग्नल जो होता है, वेव लाइफ पैटर्न्स जो होती हैं, ये हमारे पास टाइम डोमेन में ऑब्टेन होता है। तो इसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर देता है। इसीलिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, उसके अगेंस्ट प्लॉट किया होता है एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास मैथमेटिकल एक ऑपरेशन है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, हमारे पास कंप्यूटर का ही काम होता है इसको सारी सिग्नल वगैरह को चेंज करना। जिस तरह से डिटेक्टर ने हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, उसी तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उन सिग्नल्स को जो हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक की बेसिस पे आते हैं उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटरफेरोग्राम में चेंज कर देते हैं। FTIR के हमारे पास बेनिफिट्स मौजूद हैं सिंपल डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोस्कोप की बनिस्बत। एक तो ये कि हम जल्दी FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम लेस टाइम में अपना सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी स्पीड भी बेहतर है और लाइट गैदरिंग पावर अच्छी है, इनकी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं हमारे पास। और इसके अलावा हम इंटरफेरोग्राम जो है, चूँकि सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें हमारे पास बैकग्राउंड सिग्नल या नॉइज़ रेशो जो है वो कम हो जाती है। थैंक यू।